ग्रेटर नोएडा के जिन बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है और अपने खरीदारों को राहत नहीं दी है, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, जरा आपको समझाते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे 32 बिल्डरों को अल्टीमेटम दिया है। इन पर 20,000 खरीदारों के फ्लैट को अटकाने का आरोप है। इन्हें जल्द ही सीधी बातचीत के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा। इन बिल्डर्स ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है। इनमें कई बिल्डरों ने अदालत का जो स्थगन आदेश है वो ले लिया है और इसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लॉ फर्म की मदद लेने का फैसला भी किया है। यानी कि बिल्डरों को जरा कानूनी तौर से भी समझाने की कोशिश की जा रही है। इन बिल्डर्स की कारोबारी संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया को शुरू करने की बात की जा रही है। दरअसल इसी शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये नोएडा में जब भी वो आते हैं, ग्रेटर नोएडा इस पूरे इलाके में, तो लोगों की एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा रहता है। उनसे बात करते हैं, कई बार उनको इसके बारे में अवगत भी कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर सख्ती बरतने को कहा गया था, मुख्यमंत्री ने ये ताकीद दी के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार 32 बिल्डरों के व्यावसायिक संपत्ति का विवरण अपडेट करने के साथ ही देश के प्रतिष्ठित लॉ फर्म से संपर्क साधना शुरू किया। दरअसल इसमें ज्यादातर जो बिल्डर हैं वो न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ले आए हैं और प्राधिकरण की लचर पैरवी के चलते मामला अटका हुआ है। ऐसे में अब कुल बकाया राशि का 25% नहीं जमा कर जो रहे जो 20,000 आवंटी हैं, उनको अधर में लटकाए जाने वाले जो बिल्डर हैं उसकी रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 96 बिल्डर जो हैं, वो परियोजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं, उसमें से 32 बिल्डर ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों का लाभ नहीं अपने कस्टमर्स तक पहुंचाया और इसके चलते 20,000 बायर्स अधर में लटके हुए हैं। बिल्डर्स के रुख के बाद प्राधिकरण ने तय किया है कि अब वो सख्ती से इस पूरे मामले पे निपटेंगे। दरअसल बायर्स के हितों का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री में हुई देरी पर खरीदारों से नहीं वसूली जाए। सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने की वसूली पर 6 माह की छूट दी है। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बिल्डर परियोजनाओं में 40,000 खरीदारों को 100 करोड़ की राहत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो घर खरीदार हैं उनका इस पर क्या कहना है, जरा आपको सुनवाते हैं। पिछले 3-4 सालों से मैं रजिस्ट्री के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं 2020 में यहाँ फ्लैट लिया था अजनारा होम्स में, और उस समय मुझे बताया गया था कि बस 15 दिन या 20 दिन में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, इतना पेमेंट करना है आपको, और मैंने उसी हिसाब से सोचा था कि फ्लैट मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी। बिल्डर ने हमसे स्टैम्प ड्यूटी भी ले लिया, जो कि अभी तक 4 साल से उसके पास ही स्टैम्प ड्यूटी की पैसा प्लस जो स्टैम्प जो पेपर जो खरीदा वो भी बिल्डर के पास ही है। हमें बार बार यही बोला जाता है कि फंड नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी की बहाने बनाते हैं, और जो हमें सुविधाएं बताई गई थी वो कुछ भी आज तक मिला नहीं है। हम घर लिए थे 2018-19 में, और पैसा भी पूरा पेड हो गया है, स्टैम्प ड्यूटी भी पेड हो गई है, लेकिन बिल्डर के कमियों की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। हम लोग तो काफ़ी सदमे में हैं कि अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो हमारे फ्लैट का क्या होगा, हम कल को उसमें रहने पाएंगे कि मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं। ये सब बहुत टेंशन की बात हो गई है हम लोगों को। ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीस हमने पे किए थे। साथ के साथ उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी ले लिया था, और मेरे साथ तो सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बैंक ने मेरा 2 साल तक फ्री ईएमआई लोन भी काटा, जो कि रजिस्ट्री के कारण नहीं हो, हम उसको रजिस्ट्री की पेपर नहीं दे पाए, जिसके कारण से बैंक जो है सो प्रॉपर ईएमआई नहीं ले रहा था, सिर्फ फ्री ईएमआई ले रही थी बैंक। काफ़ी मान मनोबल के बाद पिछले 1.5 साल से बैंक ने अपना प्रॉपर ईएमआई लेना शुरू किया है। सो आज की डेट में हम लोग बहुत ही मुश्किल की स्थिति में हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे को मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगी यहाँ पे। अब ये बड़ी समस्या लोगों के लिए है और ख़ास तौर से अगर नोएडा में आप देखें, ग्रेटर नोएडा में आप देखें तो कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पूरे प्रोजेक्ट्स हो नहीं रहे हैं और उसके बाद रजिस्ट्री, कई लोग रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री अभी तक हो नहीं पाई है। दिनकर पांडे साहब उपाध्यक्ष हैं ये
नेफवा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, सचिव हैं क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले पांडे जी आपसे समझना चाहता हूं, लोगों के लिए दोहरी मार है। बिल्डर तो अपना स्टे ऑर्डर ले आता है, लेकिन लोगों को ना तो मालिकाना हक मिल रहा है और साथ ही साथ बिल्डर ने पैसे पहले जमा करा लिए हैं, अब ना उनकी रजिस्ट्री हो पा रही है। जैसे आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि देखिए हमें तो क्योंकि ये रजिस्ट्री नहीं हो पा रही तो हमें मालिकाना हक नहीं मिल रहा, ना ही हम अपना पूरा लोन वापस कर पा रहे हैं। सर आप म्यूट पर हैं। सॉरी। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए प्राधिकरण है जी। कैसे है? बड़े लंबे संघर्ष के बाद अमिताभ कांत समिति बनी थी और उसने कुछ रिपोर्ट्स दी थी, उसके रिकमेंडेशन थे। चलिए, पेमेंट वाला अमिताभ कांत समिति ने बोला था कि 0 पर ही आपको करना है, इमीडिएट रजिस्ट्री करनी है, वो नहीं माना, 25% लगा दिया। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए होम बायर्स को इंक्लूड करना है डिसीजन मेकिंग में, और 30 दिन के अंदर रेरा को एक कमिटी बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट का क्रैश बेसिस पे रिजोल्यूशन प्लान करना था जो 2018 से पहले चालू हुए हैं और 2 साल की देरी से चल रहे हैं, और 6 महीने के अंदर काम अवार्ड करना था। इसी समिति ने यह भी बोला था कि जो यूनिट्स बनी है या नहीं बनी है, एज इज एंड वेयर इज बेसिस पे अगर बायर लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाए, और जो पैसा बचेगा वो रेरा कलेक्ट करे, डायरेक्ट कलेक्ट करे, और प्रमोटर को सबसे लास्ट में मिले। ये भी नहीं हुआ। उसके बाद और भी अगर आप अमिताभ कांत कमेटी के सेक्शन 5 में जाएंगे तो एक पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया था जिसमें यही बात हुई है, और ये कंपैरिजन करना था कि जो कंप्लीट वर्क है और इनिशियल एस्टिमेट है, उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल रेवेन्यू, और ये सब डाल के देना था। बायर्स को तो कहीं इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टाइम बाउंड रिजोल्यूशन करना था, और ये प्रोसेस रिकमेंड किया था स्टेट गवर्नमेंट को ही करना था, 6 महीने के अंदर कर देना था। लेकिन अभी 1 साल हो गया है, आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी इंश्योर करना था कि कोई भी कैश फ्लो प्रोमोटर के पास नहीं जाएगा जी। जो एनसीएलटी था ये लास्ट रिसोर्ट होना था। उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर इनको रिक्रूट करना था, वो एडमिनिस्ट्रेटर ये एस्टिमेशन बना के और वही रिजोल्यूशन प्लान बनाता और प्रोजेक्ट्स रिवाइव होते। लेकिन रिवाइवल के लिए जितने रिकमेंडेशन थे, ये 25% वसूली छोड़ के कोई भी किया या नहीं किया, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि 30 दिन वाली डेडलाइन की अगर हम बात करें तो इतने टाइम बाद, वो 30 दिन तो कब का गया, 6 महीने भी चले गए। तो क्या किया प्राधिकरण ने? एक चीज और लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत बुरी स्थिति में है बिल्डिंग्स जो बनी है, जो अधूरी बिल्डिंग्स हैं जिसमें हैंडओवर नहीं हुआ है। इनके सेल डेट का एक पार्ट बोलता है कि अगर मेंटेनेंस नहीं करता है बिल्डर तो प्राधिकरण खुद करेगा और वो बिल भेज देगा उनको। यहाँ तो पानी के भी 2-2 करोड़ से ज्यादा बिल है, जिसमें मैं रहता हूँ उसी का है, और पता ही नहीं है कौन देगा। कंप्लेन करने पे भी कोई नहीं आता, बिल्डर दे नहीं रहा है। तो ये करोड़ों की लायबिलिटी जो बनी है, एक सिंपल क्लाउज लीज डीड में डाल दिया है प्राधिकरण ने कि अगर लेसी नहीं देता है तो सब लीज होल्डर देंगे। तो सारा बोझ तो उठा के आप एक मिडिल क्लास बायर्स पे डाल रहे हैं। ना बिल्डर का कुछ हो रहा है, ना अथॉरिटी का कुछ हो रहा है, ना गवर्नमेंट का कुछ हो रहा है। दिनेश गुप्ता जी, ये एक बड़ी समस्या रही है और हम जब भी इस पे बात करते हैं, एक के बाद एक किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है ये सामने आता है। ना सिर्फ बिल्डर्स के लिए अपनी साख तो उनकी डूबी रही है, प्राधिकरण पर भी बड़े कड़े सवाल इस पर उठते हैं। सर जी नमस्कार। देखिए, बात हो रही है कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट के जो ऑप्शंस थे वो 32 बिल्डरों ने ऑप्ट नहीं किए, जिससे फायदा नहीं हो रहा और उनके जो बायर्स है उनको हक नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी। और बाकी दिनकर जी ने बहुत ही सही बात, पहली बार सुना है मैंने ऐसी बात बोलते हुए कि इसमें अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सही बात है सर। जो 32 बिल्डर है उनमें से आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑप्ट कर ही नहीं सकते उसकी, क्योंकि उसमें से जैसे अजनारा होम्स है, सुपरटेक है, या 2-4-5 बिल्डर वो ऑलरेडी ही एनसीएलटी में है उनके प्रोजेक्ट्स कि बिल्डर के हाथ से निकल चुका है वो प्रोजेक्ट, पूरी कंपनी, और वहाँ आईआरपी बैठा हुआ है, कोर्ट का रिसीवर बैठा हुआ है, उसको 25% जमा कराना है। बिल्डर के हाथ पे ना अकाउंट है और ना वो उसका ओनर है इस टाइम। तो जो अमिताभ कांत की जो कमेटी की रिपोर्ट थी, सिफारिश,
उस पे सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट अविलंब अक्सर लागू की जाए। अक्सर मतलब एज इट इज। और उसकी रिकमेंडेशन में से कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी। एक रिकमेंडेशन मानी कि 25% आप ले लीजिए और उसके बाद कर दीजिए। अब जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं, स्टोल्ड है, वो 25% कहां से लाएगा? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी रिकमेंडेशन थी जो अमिताभ कांत की रिपोर्ट में, कि रजिस्ट्री को आप ड्यू से डीलिंक कर दीजिए। कि अथॉरिटी का पैसा बिल्डर ने दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता। अगर बायर ने बिल्डर का पूरा पैसा दे दिया, उसके पास पोजेशन है, उसके पास बिल्डर की एनओसी है, तो आप रजिस्ट्री डिनाई नहीं कर सकते। इट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपका आपस का डिस्प्यूट, और आप उसको कैसे डिप्राइव कर सकते हैं बायर को? आप उसको डीलिंग कर दीजिए और उसकी रजिस्ट्री होगी। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में किसी अथॉरिटी में नहीं है कि आप उसके बिल्डर के ड्यू की वजह से उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। गुप्ता जी, एक बात बताइए कि बिल्डर्स करप्ट जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कई सारे ऐसे केसेस हम देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर दखलंदाजी करनी पड़ रही है और अथॉरिटी काम नहीं कर रही। बार बार ये आता है कि बिल्डर अथॉरिटी का नेक्सस जो है, पर मजबूर तो बेचारा बायर हो रहा है ना सर। जो आप बातें कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आती हैं, लेकिन इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए? सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्या अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बिल्डर के साथ साथ? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये लीज होल्ड है, फ्री होल्ड नहीं है। तो अब ट्राईपार्टिएट लीज होती है। सर, आप बिल्डर से फ्लैट खरीदा, बिल्डर ने उसको आप पोजेशन कैसे दे दिया बिल्डर ने? आप एक बताइए। जब वो रह रहा है बायर वहां, उसकी ओनरशिप टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पोजेशन सब कुछ साइन करके दिया है। उसका ओनरशिप कभी भी आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ट्राईपार्टिएट सब लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन लीज डीड आप रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री अभी भी हो सकती है। कि बिल्डर और बायर चाहे तो रजिस्ट्री करा ले और वो रजिस्ट्री मान्य है। बट अब ट्राईपार्टिएट में अगर अथॉरिटी साइन नहीं करेगी तो इसमें बताइए, और बिल्डर अवेलेबल नहीं है, या तो वो जेल में चला गया है, या उसका प्रोजेक्ट एनसीएलटी या किसी कोर्ट में है, या बिल्डर मर गया है और कोई डिस्प्यूट से है, तो उसका सोल्यूशन तो अथॉरिटी को ही करना पड़ेगा। दिनकर पांडे साहब, तो आपको लगता है, उम्मीद है जो अभी थोड़ी सख्ती बरती जा रही है या कहा जा रहा है, या सिर्फ आपको लगता है ये समय समय पर ये सिर्फ बातें होती हैं? मुख्यमंत्री से आप लोग मिलते हैं या अधिकारियों से आप मिलते हैं या सरकार के नुमाइंदों से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसके बाद इस तरीके की एक खबर आ जाती है कि हमने 30 दिन दे दिए, 35 दिन दे दिए, लेकिन उसके बाद घूम फिर के बात वहीं रह जाती है? जी, आप सही बोल रहे हैं। और एक मजेदार बात बताता हूँ। दिनेश जी ने अजनारा होम्स का जिक्र किया। ये एपीवी रियल्टी एक सब्सिडरी है और अजनारा इंडिया लिमिटेड इसकी पेरेंट है। अजनारा इंडिया लिमिटेड दिवालिया है और आईआरपी बोलता है कि एपीवी हमारे हाथ में नहीं आता। ठीक है, वो दिवालिया नहीं है। फिर भी अथॉरिटी के पास जब जाओ, हमने लेटर दिखाया, रिटन में है, उसके बाद भी पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई पी रखी है, वो बोलते हैं नहीं जी ये तो एनसीएलटी में है, फैसला आएगा तब हम काम करेंगे। और जब हम बोलते हैं कि एनसीएलटी का केस नंबर बता दो, फाइल नंबर बता दो, कहां जाना है ये बता दो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल नाकारापन है और चाहते ही नहीं है, गंभीरता ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आप लीज डीड में ही एक शर्त है कि आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्डर तो जिम्मेदार है ही, वो हमारा पैसा लूट के भाग गया है, प्लस कई सारे फाइनेंशियल स्कैम्स किए हैं। एग्जाम्पल में काउंट कराता हूं। हमारे बिल्डर ने हमारी मेंटेनेंस एजेंसी से 45 करोड़ ले लिए, दिवालिया होने पे क्लेम नहीं किया। छोटी रकम नहीं होती, 2-3 करोड़ में प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। दूसरा, 3 करोड़ एपीवी ने भी ले लिए, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद और बताता हूं मैं, 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए। अब कौन सी मॉनिटरिंग अथॉरिटी की चल रही है कि 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बन गया, आपको नहीं पता है? जो मैप स्वीकृत था, उस मैप से अगेंस्ट जाके बना लिए 2 टावर। वो जो मैप है, रेरा में जो सबमिशन है और यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं करता। क्या मॉनिटर कर रहे हैं आप? तीसरा, जब भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, इतने सालों से वो नहीं आ रहा है। आप कैसी अथॉरिटी हैं कि आप बिल्डर को बुला नहीं पा रहे हैं ऑफिस में? और नहीं बुला पा रहे हैं तो आपके पास कैंसिलेशन के इतने सारे क्लाउज हैं कि इतना पेमेंट नहीं करेगा तो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे। आप वो क्लाउज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उसके बाद अमिताभ कांत कमेटी की जो रिपोर्ट आई जी, 30 दिन के अंदर आपको कुछ एक्शन लेना था और बिल्डर, बायर और अथॉरिटी को एक एक्शन लेना था, नहीं लिया। जब वो आ नहीं रहा आपके पास, पैसे नहीं दे रहा आपके, तो आप क्यों उसकी इंतजार में बैठे हैं? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट? ये टाइम टू टाइम जब भी प्रेशर पड़ता है, हेडलाइन मैनेजमेंट कर देते हैं। तो ये सिर्फ इस तरीके की बातें
सतह पर कही जाती हैं, पिस आम आदमी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारों को भी सिर्फ एक जुबानी मरहम लगाने की आदत पड़ गई है, और बिल्डर अथॉरिटी का जो नेक्सस है उसके बीच में आम आदमी हमेशा साल 6 महीने में हम लोग यही बात करते रहते हैं, समस्याएं उठा के बात करते रहते हैं, यही समस्याएं बार बार सामने आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोविजन होने के बाद भी निदान जो है वो अभी भी दूर है। लाखों लोग फंसे हुए हैं। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं कोशिश करूंगा दोबारा थोड़ा सा और समय लेके आपको बुलाऊं, और क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, लाखों लोग इससे परेशान हैं, सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, गुड़गांव, बहुत सारी जगह पर इस तरह की परेशानियां हैं, पर मैं जरूर इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।